हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अनसॉल्व्ड पेपर का सलूशन लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं। और यह अनसॉल्व्ड पेपर आप देख सकते हैं, यह अनसॉल्व्ड पेपर आपका गणित का है, कक्षा 10 का अनसॉल्व्ड पेपर है और यह आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यह जो अनसॉल्व्ड पेपर है एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह अनसॉल्व आपका एनसीईआरटी पर आधारित है और यह राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर है। यहां पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन, यानी पीछे कई साल के जो प्रश्न पत्र हैं वह इस अनसॉल्व्ड पेपर में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने साल के पेपर हैं, 2018 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर दिए गए हैं। एक साल में टोटल 7 सेट पेपर बनता है, यानी 18 से लेकर 24 तक के सभी पेपर दिए गए हैं। अगर आप लगभग 10 से 12 साल तक के अनसॉल्व्ड पेपर को हल कर लेते हैं, यानी उतने मॉडल पेपर को हल कर लेते हैं, तो निश्चित ही रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और यह अनसॉल्व्ड पेपर आपको बता दें यह गणित का है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यह तो राजीव का है, हमारे पास किसी और प्रकाशन का है, तो देखिए प्रकाशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, क्यों? अंतर क्या होगा, जो सेट होंगे ना उसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास अरिहंत का हो चाहे किसी भी प्रकाशन का हो, तो यह पेपर उसमें भी मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते हैं क्या अंतर है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 2023 यहाँ पे देख सकते हैं गणित सेट 3 2023, जिसका पेपर कोड है 822 DX। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को हम लोग हल करने वाले हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2023 सेट 3। अब अंतर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास दूसरे किसी पब्लिकेशन का अनसॉल्व्ड होगा, तो जो यहाँ पे सेट 3 दिख रहा है, हो सकता है कि उसमें सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट 4 हो, कोई भी, मतलब सीक्वेंस बस अलग हो सकता है। पेपर कोड बस आपको ध्यान रखना है, इससे आप मिलाएंगे तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सीक्वेंस आपका इधर उधर हो सकता है उसमें सेट 1 में यह दिया हो। ठीक है ना, तो कोई भी अनसॉल्व है आप उसी को हल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड द्वारा आपके लिए समय निर्धारित किया गया है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, यह सेट 3 है, 2023 का पेपर है, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 DX, ये आपका पेपर कोड है। और यहाँ पे निर्देश जो है, हम लोग जो सेट 1 था उसमें हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो खंड अ में सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसको पार्ट 1 में पूरा हल सहित हम समझा दिए हैं, पूरा हल हो चुका है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ताकि आप देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, चुका है, पूरा हल हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखा हुआ है, ताकि वर्णनात्मक प्रश्नों को समझना है। यहाँ पे इस खंड में हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी का केवल ऑप्शन बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए इसके पार्ट 1 को देखें, जहां पे आपको केवल पेपर कोड ध्यान रखना है 822 DX, इस पेपर कोड को ध्यान रखिएगा और पार्ट 1 देखिएगा। तो यहाँ पे सभी प्रश्नों के जो हल है वहां पे हमने समझाया हुआ है, यानी प्रत्येक प्रश्न को हल सहित आपको बताया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, परिमेय संख्या 17/2 का स्क्वायर गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो आपको हमने बताया है कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछेगा तो इसमें x का मान होगा और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा, यानी आपसे घातों का योगफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे घातों का योगफल 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। दिया गया लस 132,288 बराबर 3,168, तो मस 132,288 होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 4 का, तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान है, तो यम का मान होगा आपका 12, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो यहाँ पे मूलों का योग आपका पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा 3/5। अगला प्रश्न नंबर 7 है, युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। ठीक है, 8वां प्रश्न नंबर 8 है, बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P
a/8 - 4 है तो a का मान होगा, ठीक है ना, चाहे a का मान क्या होगा, इसमें से या 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, डी। यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी यहाँ पे 4 आया हुआ है, ये राइट आंसर होगा। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3 तो एपी तथा पीबी का अनुपात होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि अधिक जानकारी के लिए यहां पे इस पार्ट 1 आपको देखना है। अधिक जानकारी के लिए आप पार्ट 1 को जरूर देखें, अगर प्रत्येक प्रश्न को आप कॉन्सेप्ट सहित हल सहित समझना चाहते हैं तब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न नंबर 10 है, त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप होगी, ठीक है। यहां पे कोण B का माप पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा, यानी संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 4:5। अगला आपका प्रश्न नंबर 12 है, चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कोण BAD तथा कोण CAD का अनुपात होगा, ठीक है ना। BAD और CAD का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा 1:1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 13 है, साइन 31 अंश बटे में कास 59 अंश का मान होगा, तो यहां पे इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। यहाँ पे अवनमन कोण की माप पूछा हुआ है, प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45 अंश और 30 अंश। अगला प्रश्न नंबर 15 है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो उस वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न नंबर 16 है, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर × 8 मीटर × 2 मीटर को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए, इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी, यानी यहां पे घनों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ए होगा 18, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यहां पे आपसे पूछ रहा है इस सारणी का माध्य क्या होगा, प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा 21.5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी, तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 होगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा, तो इसका जो बहुलक होगा ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 तक, ठीक है, 3 और 5, ठीक है, ये वाला आपका बहुलक वर्ग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा, तो इसका जो माध्यिका वर्ग होगा 30 से 40, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां से देखिए आपका खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न आपका चालू होता है, जहां पे देखिए यहां पे बोला हुआ है कि सभी खंड कीजिए, यानी सभी खंडों को करना है, और इस खंड में टोटल प्रश्नों की संख्या 6 है और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो आइए एक एक प्रश्न को हम लोग समझते हैं। पहला यहां पे है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी आपको सिद्ध करके दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, यह क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपके बुक में यह उदाहरण दिया गया है। आइए दिखाते हैं इसके सॉल्यूशन को कि कहां पे आपके बुक में उदाहरण है। तो यहां पे देखिए उदाहरण आपका आपके बुक में दिया हुआ है, दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से आपको इसके सॉल्यूशन को देखना है। अगर फिर भी उसके बाद भी आपको किसी स्टेप में या कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं यह प्रश्न कई सालों में रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, ठीक है ना। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर यहां पे है, यहां से आप कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम प्रश्नावली में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अधिक जानकारी के लिए उन सभी वीडियो को भी एक बार जरूर देखें, ठीक है। यह देखिए यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यह दोनों प्रश्न आपके बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का बी है, यदि tan a + b = 1, tan a - b = 1/√3, 0 डिग्री स्मॉलर a + b > 90 डिग्री, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए।
आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का बी, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 1 का बी, यहाँ पे 1 डालना भूल गए हैं, प्रश्न नंबर 1 का बी, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ है tan a प्लस बी बराबर 1, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर 1। फिर क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यह दिया हुआ है। अब यहां से a और b का मान निकालना है इन्हीं की सहायता से। तो देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, tan a प्लस बी बराबर, आप जानते हैं कि tan किसका मान 1 होता है, तो आप कहेंगे tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहां पे लिख देंगे tan 45, ठीक है। यहां पे देखिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे tan 30 का मान, ठीक है। आई होप कि आपको जितने भी मान हैं आपको याद होंगे। अगर नहीं याद हैं तो एक बार अपनी बुक से उसको एक बार जरूर याद करें। यहाँ tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तुलना करने पर, यानी यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी बराबर 45 अंश, ठीक है। चलिए इसको बना लेंगे समीकरण 1। यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर 30 अंश, यह हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 को लिख लेते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए b माइनस में या प्लस में कट जाएगा, a और a जुड़ गया तो 2a हो गया, और 45 और 30 जोड़ेंगे तो 75 हो गया। यहाँ से a का मान निकालना है तो a बराबर हो जाएगा 75/2, कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, ठीक है ना, 1 दशमलव बढ़ाएंगे 0 10, 2 पचे 10, यानी a का मान आया 37.5, क्या आ गया 37.5, यह a का मान हुआ, ठीक है। अब देखिए b का मान निकालना है, तो यही a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें b का मान आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए b का मान निकालते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 आपका यही है, तो यहाँ से रखेंगे 37.5 प्लस b बराबर 45। आप किसी में रख सकते हैं, a या b किसी में रखेंगे, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश माइनस, इसका पक्षांतर कर रहे हैं 37.5, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से b का मान आ गया, यह हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है ना, 7.5, यानी 45 में से 37.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5 अंश। यही आपको a और b का मान निकालना था। यहाँ पे देखिए प्रश्न में अब क्या बोला हुआ है कि a प्लस बी स्मॉलर देन 0, यानी a प्लस बी का मान 0 से छोटा नहीं होगा और 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं a और b का मान अगर आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं मानों को, a बराबर आपका आ गया 37.5 और b बराबर आ गया 7.5, यह डिग्री में है सभी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 का सी, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो प्रश्न है पीछे के मॉडल पेपर में यह 4 मार्क्स का पूछा हुआ था और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह 2 मार्क्स का पूछा हुआ है और यह आपके बुक का एक उदाहरण है, ठीक है ना। यह आपके बुक का क्या है, एक उदाहरण है। ये दिखाते हैं कहाँ पे यह एग्जाम्पल है, वहां से आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके बुक का उदाहरण फर्स्ट ही है। देखिए सेम प्रश्न है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न है। चलिए इसके सोल्यूशन को आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सोल्यूशन को, देखिए यहाँ पे यह इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को देख लीजिए और इसकी सहायता से आप इसे हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको हल करने में कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का रिस्पांस
किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि इसकी सहायता से आप नोट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का डी, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 7, 12, 18, 15, 10 और 3। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है माध्यिका ज्ञात करते हैं। एक एक पॉइंट को आपको समझाने वाला हूं। देखिए यही प्रश्न आपका 4 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का डी हम पहले ही डाल चुके हैं ताकि थोड़ा सा समय बच सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट का डी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे वर्ग अंतराल जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर है 20 से 30, फिर आपका है 30 से 40, फिर है 40 से 50 और फिर 50 से 60। ठीक है, यहां पे देखिए बारंबारता आपको दी गई है 7, 12, 18, 15, ठीक है 10 और 3। संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं। पहला मान वही होता है यानी यहां पे 7। अगला मान के लिए जस्ट या नीचे वाला नंबर है, इसको जोड़कर यहां पे लिखेंगे तो 12 और 7 जोड़ेंगे तो होगा 19, यहां पे लिख देंगे 19। अब फिर उसके नीचे वाला जोड़ेंगे, यहां पे लिखेंगे 19 और 18, तो 18 और 18 36 और 1 37 हो जाएगा, यानी 9 8 17 के साथ 1 1 2 1 3 ऐसे भी कर सकते हैं। अब 37 और 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2, 1 हासिल 3 1 4 और 1 हासिल 5। ठीक है, 52 और 10 62, 62 और 3 65। यह आपका संचयी बारंबारता आ गया। अब यहाँ पे देखिए बारंबारताओं को जोड़ेंगे, जितनी बारंबारता यहाँ पे दी गई है उसको जोड़ेंगे और वह होता है आपका यन का मान। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 7 2 9, 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25 के 5 2 हासिल, 1 1 2 1 3 1 4, 4 और 2 6। देखिए संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान है वह और बारंबारता सभी बारंबारताओं को जोड़ने पर यानी n का मान अगर दोनों बराबर आ गया तो समझिएगा कि आप सही जा रहे हैं, मतलब प्रश्न में आपने कहीं पे गलती नहीं किया हुआ है। यह पहचानने का तरीका है। यहां से आपको निकालना होता है n/2 का मान, यानी n/2। तो n का मान है 65, 65 बटे में 2 करेंगे आप तो यह क्या हो जाएगा 32.5। ठीक है ना, 2 3 6, 2 दूनी 4, दशमलव लगाए 2 पचे 10। ठीक है, 32.5 आ जाएगा। अब देखिए जो यह मान है ना, यहाँ पे संचयी बारंबारता में आपको देखना है या तो यह एग्जैक्ट मान यही हो या इससे जस्ट बड़ा मान कौन सा है उस मान को देखना है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, जस्ट इससे बड़ा मान आप देख सकते हैं कि 37 है। तो इस लाइन में यह जो वर्ग अंतराल होता है इसको माध्यक वर्ग कहते हैं। 1 नंबर में प्रश्न आपसे पूछ लेता है, इसको कहते हैं माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखिए कि इस लाइन की जो बारंबारता होती है वह f का मान होता है और इस लाइन से जस्ट ऊपर यानी संचयी बारंबारता में जब जाते हैं तो वह CF का मान होता है। आई होप कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम माध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं ताकि और किन मानों की जरूरत है वो आपको पता चल जाए। या चलिए सभी मानों को पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए यह जो 20 है यह निम्न सीमा है या उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा यानी यह यल का मान होता है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं यल बराबर 20। उच्च सीमा यच का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न सीमा में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करते हैं, यानी 30 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें यच का मान मिल जाएगा, यानी 30 - 20 बराबर 10। ठीक है, बाकी मान यहाँ पे हैं। चलिए सूत्र लिखते हैं। माध्य या माध्यिका एक ही बात होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, माध्यिका बराबर कहीं पे माध्यक भी कहे तो वह माध्यिका ही होती है। सूत्र होता है आपका यल प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणे में H। यह आपका माध्यिका का सूत्र होता है। आई होप कि इस सूत्र से आप परिचित होंगे क्योंकि प्रश्नावली में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से यल का मान रखते हैं। यल का मान है 20 प्लस n/2 का मान यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। देखिए n/2 32.5, तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रख देंगे 32.5। ठीक है, 32.5 माइनस CF। CF का मान क्या है 19 बटे में F का मान है 18 और गुणे में है H का मान है आपका 10। इसी को हल करना है बस। ठीक है, चलिए यहाँ से हल करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 32.5 में से 19 माइनस करना है। ठीक है ना, तो 19 माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि 32.5 में से 19 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 13.5, ठीक है ना। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे 12 में से 9 गया तो 12 में से आपका 9 गया, ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा आपका 2 में से एक किसको दिया था ना, तो 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो 13 और यह 0.5 है तो यह हो जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं 20 प्लस 13.5 गुणे में क्या है 10 बटे में क्या है 18, इसी को हल कर लेना है, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए जब 10 का गुणा करेंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा अब आपका 20 प्लस 135 बटे में 18। अब यहाँ से 18 से इसमें भाग दे देते हैं तो देखिए 18 सते होता है 126, ठीक है ना। 18 बटे 144 तो अधिक हो जाएगा। 18 सते 126, 135 में से 126 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। देखिए 35 में से 135 में से 126 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, दशमलव लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 90 हो जाएगा। 18 पचे 90 यानी 7.5। अब 20 और 7.5 को जोड़ देंगे तो 20 और 7 27.5, यह आपका माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27.5, यही आपका आंसर हो जाएगा 27.5। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का ई। यहां पे देखिए प्रश्न नंबर 1 का ई क्या है, बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु आप देख लीजिए, यहाँ पे हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे पहले जो बिंदु दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। बिंदु आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बिंदु आपके दिए गए हैं, बिंदु आपका है 1, -5 और दूसरा बिंदु आपका है -4, 5। देखिए यहाँ पे यह पहला मान होता है आपका x, यह होता है y, और यहाँ पे भी होता है आपका x और यह y। जब यहाँ पे दो अलग अलग निर्देशांक हैं तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं निर्देशांक बराबर, सूत्र क्या होता है आपका, निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, यह आपका मान होता है, ठीक है, सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में आपको मान को रख देना है। x1 का मान देखिए 1 है, x2 का मान क्या है -4, तो प्लस यहाँ पे सूत्र में है लेकिन यह माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी 1 - 4 बटे में 2। y1 का मान है -5, ठीक है ना। देखिए y1 का मान है -5 और y2 का मान है 5 बटे में 2। यहाँ पे निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और चिन्ह होगा बड़ी संख्या का, यानी -3 बटे में 2। यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 0, 0 बटे में 2, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 ही आता है, यही आपका निर्देशांक हो गया, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आपका -3 बटे में 2, 0, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला आपका फर्स्ट का एफ है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो देखिए यह आपके बुक में एक बिल्कुल इसी टाइप का एक उदाहरण है, उस उदाहरण की सहायता से आपको स्वयं हल करना है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम देखना चाहते हैं कि क्या आप प्रश्न को हल कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे चलिए उदाहरण आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपके बुक में उदाहरण है, ठीक है, ये आपके बुक का उदाहरण नंबर 9 है। बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है। वृत्त का व्यास ए बी के सिरे a -2, -7 तथा b 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे भी इसी प्रश्न में यही पूछा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही पूछा हुआ है कि a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ a b एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा b के निर्देशांक 1, 4 है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रश्न है। यहाँ से आपको इस प्रश्न को हल करके और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न को, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसकी सहायता से आप हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रश्न को हल कर पाते हैं कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे देखिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी यहाँ पे टोटल 6 प्रश्न हैं और इसमें से किसी 5 प्रश्न को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न इसमें आप देख सकते हैं कि 4 नंबर वाले यह सभी प्रश्न हैं। यह सभी प्रश्न कितने मार्क्स वाले हैं, 4 मार्क्स वाले प्रश्न हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ प्रश्नों में स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, देखिए नीचे यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए। ठीक है, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें से जहाँ पे यह टॉपिक्स जिस पे स्टार लगा हुआ है वह सभी हटा दिए गए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न आपको करना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर में हमने देखा है कि वह रिपीट कर रहा है, सिलेबस से कटने के बावजूद भी कुछ कुछ टॉपिक उससे पूछ दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला इस प्रकार का यह है जो कि पूछा जा सकता है, तो इसको हल करेंगे। वज्र गुणनखंड पूरी तरह से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सी वाला आप प्रश्न देख सकते हैं कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3.4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों का माप लिखिए। तो यह पहले आपके बुक में चैप्टर 11 हुआ करता था, ठीक है ना, ज्यामितीय रचनाएं, ठीक है, ऐसे करके लेसन हुआ करता था। तो वहाँ पे यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वह पूरा लेसन ही आपके सिलेबस से बाहर कर दिया है। वह लेसन ही क्या कर दिया है, आपके सिलेबस से पूरी तरह से बाहर कर दिया है। तो अब इस प्रश्न को करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पूरा आपके सिलेबस से क्या हो गया है, बाहर हो गया है। ठीक है, यह आपके बुक में आपका हुआ करता था, ज्यामितीय रचनाएं चैप्टर 11 हुआ करता था। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोगों को नहीं करना है, यानी यह प्रश्न नहीं करेंगे और इस प्रश्न को नहीं करेंगे, ए वाले को करेंगे। चलिए देखिए क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। चलिए पहले समीकरण लिख लेते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण को लिखते हैं और हल करते हैं। पहले समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया 2x + ky = 1। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 का 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x + ky = 1। और दूसरा आपका समीकरण दिया गया है 3x - 5y = 7, यह दिया गया है। अब देखिए अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है a1 बटे में a2 बराबर इक्वल टू नॉट का चिन्ह होता है, यह कट कर देते हैं, b1 बटे में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे में c2। अब यह सभी मान आएंगे कहां से, तो देखिए यहाँ पे यह जो पहला x का जो मान है यह a1 है, यह b1 है और यह मान आपका c1 है। वैसे ही यहाँ पे a2, यह आपका b2 और यह मान आपका c2। यहाँ पे दो कंडीशन को लेकर चलेंगे, यानी शुरू वाले दो कंडीशन को लेकर चलेंगे और वहां से k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को लेकर हम चल रहे हैं, इन दोनों को, a1 बटे में a2, a1 का मान क्या है 2, 2 बटे में a2 का मान आप देख सकते हैं 3 इक्वल टू नॉट b1 का मान आप देख सकते हैं k और b2 का मान यहाँ पे देखिए चिन्ह सहित लेंगे -5, यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 3k इक्वल टू नॉट 5 दूनी 10 यानी -10। ठीक है, यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, या k बराबर यह 3 कहाँ चला जाएगा, इधर आएगा तो बटे में, यानी -10 बटे में 3। ठीक है, प्रश्न में आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रश्न में बोला हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण जो दिया गया है का एक अद्वितीय हल है, यानी k के इस मान के लिए यह क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, k का यही मान हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का डी, बी और सी नहीं करना है, जैसा कि पहले ही आपको हम बता चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 का डी है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है cos थीटा बराबर 4/5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए cos थीटा बराबर 4/5, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आपको मान ज्ञात करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो इंटू का चिन्ह होता है, प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए कॉस थीटा का मान ज्ञात है तो यहाँ से पहले साइन थीटा का मान ज्ञात कर लें। तो देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे यह कहाँ से सूत्र आया, तो इसके लिए आपको एक बार त्रिकोणमिति चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। यहाँ पे सूत्र को हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र लिखे हैं और आपको एक बार त्रिकोणमिति चैप्टर आप देखिएगा, वहाँ पे आप सारी बातें आपको हमने बहुत आसान भाषा में समझाया हुआ है। कॉस का मान है 4/5, इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी है स्क्वायर, हल कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - यह स्क्वायर 4 का भी होगा 5 का भी होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और थोड़ा सा हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 25 का इसमें हो जाएगा गुणा, यानी 25 - 16 बटे में 25 यह हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे,
यहाँ से 25 में से 16 जाएगा 9, यानी 9/25 रूट से बाहर करेंगे तो 9 3 का स्क्वायर है, यह 3 हो जाएगा, 25 5 का स्क्वायर है तो यह 5 हो जाएगा। यह हो गया आपका साइन थीटा का मान। किसका मान हो गया? साइन थीटा का। अब आपको निकालना है टेन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्हीं मानों की जरूरत है जो यहाँ पे दिया गया, उन्हीं मानों को निकालना है। तो अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन का मान आया 3/5 बटे में कॉस थीटा का मान 4/5। जब इसके बटे में लिखेंगे तो वह उल्टा हो जाता है, यानी 5 चला जाएगा अंश में और 4 चला जाएगा हर में, 5 से 5 कट गया, यानी टेन थीटा का मान आ गया 3/4। ठीक है, अब सभी मानों को यहाँ पे रख देना है। चलिए साइन थीटा का मान रखते हैं। यहाँ पे साइन थीटा का मान आया 3/5 गुणे कॉस थीटा का मान आया 4/5। ठीक है, देखिए साइन थीटा का मान 3/5 तो हमने रख दिया, कॉस थीटा का मान 4/5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन का मान है 3/4 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। इसको हल कर लेना है। 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 12 बटे में 5 का 5 में गुणा तो 5 × 5 = 25। यह जो स्क्वायर होगा दोनों का होगा, आंसर और दोनों का, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 और 16 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का गुणा ही उसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए 25 छक्का या चलिए 16 × 25 = 80 के 0 8 हासिल, 16 दूनी 32 और 8 क्या हो जाएगा? 32 और 8 40, 400। 25 से भाग देंगे 400 में तो 16 आएगा, 16 का गुणा अंश में करेंगे यानी 12 में, यानी 16 गुणे 12। 16 से भाग देंगे 400 में तो 25 आएगा, 25 का गुणा 9 में, यानी 25 गुणे 9। अब यहाँ पे देखिए 12 16 दूनी 32 गुणा कर लेंगे, 16 दूनी 32 के 2 3 हासिल, 16 कम 16 और 3 19। ठीक है ना, 16 कम 16 दूनी 32 3 हासिल, 16 कम 16 और 3 19। यहाँ पे देखिए 25 नामा होता है आपका 25 नामा आपका हो जाएगा यहाँ पे 225। ठीक है ना, 25 नामा 225। ठीक है, बटे में 400। अब जोड़ दीजिए दोनों को, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 2 1 3 और 1 हासिल 4, तो 417 बटे में 400। यही आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 1 का ई क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 2 का ई, माफी चाहेंगे, प्रश्न नंबर 2 का ई है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। और यहाँ पे दिया गया है प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 6 F 6 10 5 यह दिया गया है। और इसका आपको इस प्रश्न में आपको एफ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यह आपके बुक में यह प्रश्न दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए यह आपके बुक में उदाहरण नहीं है, यह प्रश्नावली में प्रश्न है, यह आपका है 13A। ठीक है ना, 13A का प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न बिल्कुल सेम है, एक चीज का अंतर है। देखिए अंतर क्या है यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों की संख्या 6, तो कभी कभी अनसॉल्व्ड में मिसप्रिंट भी हो जाता है, बाकी चीजें सेम है। आप देख सकते हैं F 6 10 5 और यह ऊपर वाला आंकड़ा भी आपका सेम है, तो कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर प्रश्न है और इस प्रश्न को हम ऑलरेडी हल करा चुके हैं। ठीक है ना, इस प्रश्न को हम ऑलरेडी हल करा चुके हैं। कहाँ पे हल कराए हुए हैं यहाँ पे लिख देते हैं, वहां से आपको वीडियो को देखना है। 13A का प्रश्न नंबर 14, ठीक है ना, 13A का प्रश्न नंबर 14 आपको देखना है। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस प्रश्न को आपको देखना है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 का एफ है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140 और बारंबारता दिया गया 6 8 10 12 6 5 3। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और एक एक स्टेप को इसके समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े को यहाँ पे हमने लिख रखा है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम होता है, जब भी आपको बहुलक ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम होता है कि इसमें यह देखते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि यह सबसे बड़ी बारंबारता है। जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उसमें जो वर्ग अंतराल आता है उसको बहुलक वर्ग कहते हैं, यानी यह जो वर्ग अंतराल होगा इससे बहुलक वर्ग कहते हैं। 1 नंबर में प्रश्न आपसे पूछता है
बहुलक वर्ग जो सबसे यहाँ पे देखिए बड़ी बारंबारता है उसका मान होता है F1। क्या होता है? F1। ठीक है, उससे जस्ट आगे वाला मान होता है वह होता है आपका F2 और इससे जस्ट पीछे वाला मान होता है वह होता है F0। आप कहेंगे यह सब क्या है, तो अभी आपको बताते हैं। वीडियो में बने रहिए और एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे देखिए जो बहुलक वर्ग है वहाँ पे जो निम्न सीमा है यानी 60 वह होता है आपका यल का मान, और यह जो 80 है वह उच्च सीमा है। यहाँ से हम लोग यच का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे सभी मानों को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए क्या है F0 आपका है 10, F1 है आपका 12 और F2 आपका है 6। ठीक है, यल का मान है 60। चलिए इधर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे यल का मान है 60, यच का मान यहाँ से निकालना है। यच के मान के लिए उच्च सीमा यानी उच्च सीमा है 80 और निम्न सीमा यानी 60। 60 में से 80 को माइनस कर देंगे तो आएगा 80 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आएगा 20। ठीक है, अब फार्मूले में जितनी चीज़ों की यूज होना है उन सभी को हमने लिख लिया। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं। बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में होता है और गुणे में होता है यच। यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ से सभी मानों को रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो देखिए यल का मान आपका क्या है 60, यहाँ पे 60 प्लस F1 का मान देखिए क्या है 12, तो 12 माइनस F0 का मान है 10 बटे में 2F1 यानी 2 गुणे F1 का मान 12 माइनस F0 का मान यहाँ पे देखिए यह आपका F0 है, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे भूल गए हैं। F0 का मान है आपका 10। ठीक है ना, F0 का मान 10 माइनस F2 का मान है 6, यहाँ पे 6 गुणे में यच का मान हमने निकाला हुआ है आया है 20। सरल कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा 60 प्लस 12 में से 10 जाएगा तो 2 बटे में 12 दूनी 24 माइनस, यह दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस ही रहेगा। 10 और 6 16। देखिए अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे 60 प्लस 2 बटे में 24 में से 16 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 बटे में 8 और गुणे में 20। देखिए 2 से यहाँ पे कट कर देंगे, 2 चौके 8 4 पचे 20। बचा क्या, हर में कुछ भी नहीं बचा, अंश में 5 बचा। 60 और 5 65 यानी आपका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 65 और यही आपका होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक बराबर बहुलक बराबर 65 और यही आपका क्या है आंसर है। आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है यह देखते हैं और यहां पे समझते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देखिए क्या है आपका प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहां से जितने भी प्रश्न हैं सभी 6 नंबर के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 6 मार्क्स आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्न 6 नंबर के हैं और प्रत्येक में अथवा करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। 3 बटे में x प्लस 2 बटे में y बराबर 11, 4 बटे में x माइनस 5 बटे में y बराबर 7। अथवा चाहे तो आप इस प्रश्न को हल करें अथवा इस प्रश्न को हल करें। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों ही प्रश्न बिल्कुल आसान है। एक प्रश्न आपके बुक में एक उदाहरण है वहां से करना है। ठीक है, और एक प्रश्न को हम बता देते हैं ताकि दोनों आपका कंप्लीट हो जाए, आपके लिए कठिनाई न हो। ठीक है, तो यहाँ पे यह वाला आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी चैप्टर 3 में इस प्रकार का सिमिलर उदाहरण है। ठीक है ना, मिलता जुलता उदाहरण है। उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं और इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हम देखना चाहते हैं कि आप हल कर पाते हैं या नहीं। चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए समीकरण के निम्न युग्म को हल कीजिए। देखिए 2 बटे में x प्लस 3 बटे में y बराबर 13, 5 बटे में x माइनस 4 बटे में y बराबर -2। ठीक है, अब इसका सलूशन देखिए, यहाँ पे सलूशन दिया गया है। सलूशन को आप देख लीजिए और इस प्रश्न का आंसर निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या आपको समीकरण हल करना आता है या नहीं। बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यह उसका सलूशन है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें या नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, अथवा वाला आपको हम करके दिखा देते हैं। प्रश्न क्या है, 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके अंश से, जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, वह अभिन्न ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अथवा वाला डाल रखा है। चलिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे समझिएगा। सबसे पहले मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि माना अंश x तथा हर y है, ठीक है। माना अंश x तथा हर y है। अब यहां से देखिए क्या होगा, अब यहां से प्रश्न में क्या बोला हुआ है, भिन्न क्या हो जाएगी, तब जब अंश और हर मान लिए तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न जो है आपका अंश बटे में हर होती है, यानी x बटे में y। अब यहाँ पे प्रश्न में जो कंडीशन दे रहा है, कंडीशन को अप्लाई करिए। जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, बोला हुआ ना, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। चलिए अंश में, यानी पहली जो कंडीशन दी गई है उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए अंश में जब 1 जोड़ते हैं, यानी x + 1 बटे में y बराबर 1/3, यह पहली कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, यह पहली कंडीशन दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाती है यदि इसके हर से 1 घटाया जाता है, यानी हर में से अब 1 घटा लेते हैं, दूसरी कंडीशन हो जाएगी। चलिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं, x बटे में घटाना है हर में से, यानी y - 1 बराबर 1/4, ठीक है। यहाँ से तिरछा गुणा कर लेना है, तो देखिए 3x + 3 बराबर y, यह क्या हो जाएगा, 3x + 3 बराबर y। पक्षांतर कर लीजिए y को और 3 को उधर कर दीजिए, तो 3x - y बराबर -3, ठीक है ना। देखिए y को इधर कर दिया और 3 को उधर कर दिया। यहाँ पे भी वही काम करना है, तो यहाँ पे देखिए y - 1 बराबर 4x, 4x को इधर पक्षांतर करना है, तो y - 4x, ठीक है ना, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए हाँ, y - 4x, या यहाँ पे x एक साथ है तो x वाले को एक साथ करिए, एक x वाला एक साइड हो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यह हो जाएगा 4x - y बराबर -1, ठीक है। y का हमने पक्षांतर कर दिया, बाकी 1 अपनी साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 2 समीकरण बन गए। यहाँ से क्या बना, 2 समीकरण बना, इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से हमें मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से क्या करना है, मान ज्ञात कर लेना। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 2। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 4x - y बराबर -1, घटाना है तो चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे देखिए यह माइनस और माइनस यह मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यह प्लस में या माइनस में कट जाएगा। 4x में से 3x जाएगा तो 1 होगा, यानी -x बराबर यह माइनस मिलकर यह प्लस, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, चिन्ह माइनस में बड़ी संख्या का होगा तो -2, माइनस माइनस मिलकर प्लस, x बराबर हो गया 2। क्या हो गया, x का मान 2। अब यही x का मान आप किसी समीकरण में रख दें, चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, आपको किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं x का मान, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 आपका यहाँ पे है, देखिए तो 3x है, 3x है, तो 3 × 2 -y बराबर -3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -y बराबर -3, पक्षांतर कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 जब इधर पक्षांतर होगा तो यह भी हो जाएगा माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा, -6 और -3 -9, यह माइनस मिलकर कट गया, y बराबर हो गया 9। अब आपसे बोला हुआ है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न देखिए x का मान क्या आया, x का मान यहाँ पे आया 2 और y का मान आया 3, यानी 2 बटे में y का मान 9, ठीक है ना, 3 नहीं 9, x का मान 2 और y का मान 9, तो 2 बटे में 9, यही आपका भिन्न हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे भिन्न बराबर 2 बटे में 9, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और देखिए इतना ही छोटा प्रश्न है और 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 और ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। अथवा में भी एक प्रश्न पूछ रहा है सिमिलर टाइप्स का कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है।
भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर है। देखिए दोनों प्रश्न बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं और दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार के प्रश्न हम एक प्रश्नावली में आपको कई बार करा चुके हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको प्रश्नावली में हम कई बार करा चुके हैं। सबसे पहले चलिए पहले के लिए आकृति समझते हैं। बोला हुआ है एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर। देखिए पहले मीनार की ऊंचाई बोला हुआ है क्या है, 15 मीटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक मीनार दिखाया जो कि 15 मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 15 मीटर। फिर प्रश्न में क्या बोला हुआ है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। यानी देखिए अब मीनार है तो इधर भवन दूसरी तरफ बन रहा है, तो नॉर्मल सी बात है जब बोला हुआ है कि शीर्ष के उन्नयन कोण तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, लंबी होगी, अधिक होगी ना भवन की ऊंचाई। तो यह पूरा एडी जो है भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई से शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वह 30 अंश बना, जैसा कि प्रश्न में बोला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 30 अंश बना। फिर क्या बोला हुआ है कि भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो यहां से देखिए यह पाद उसका है, पाद का अवनमन कोण 45 अंश, जब यह 45 होगा तो यह भी 45 हो जाएगा, ठीक है। यह आपकी आकृति करती है। अब यहाँ पे देखिए यह मीनार की ऊंचाई दिया गया है, मीनार की ऊंचाई यह 15 मीटर है तो यह भी 15 मीटर होगा। यहाँ पे इसको हमने मान लिया यक्स, ठीक है। देखिए यह 15 है और यह यच है तो पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यच प्लस 15 हो जाएगी। आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी यहाँ से आपको निकालना है यहाँ पे AB प्लस BD का मान आपको निकालना है, AB प्लस BD का मान। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई तो दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए भवन की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पे देखिए भवन लिख देते हैं, भवन की ऊंचाई आपको कैसे निकालना है यह समझिए। भवन की ऊंचाई, भवन है इसमें कौन सा, तो भवन की ऊंचाई हो जाएगी AB प्लस BD, AB प्लस BD, ठीक है। AB का मान आप देख सकते हैं यच है तो यच आप प्लस BD का मान है 15, ठीक है। यानी आपको जब यच का मान मिल जाएगा, ठीक है ना, तो यच का मान यहीं पे रख देंगे तो वही भवन की ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ABC में। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यह आप देख सकते हैं कि यह लंब है और यह आधार है और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। लाल बटे कक्का से आप जानते हैं ना, लाल बटे कक्का, तो यह लंब बटे आधार tan का मान होता है। लंब आपका है AB का मान है यच और आधार आपका है BC और BC का मान है यक्स। यहाँ से tan 30 अंश का मान रख देते हैं। tan 30 अंश का मान देखिए 1 बटे में √3 होता है, यह बराबर हो जाएगा यच बटे में यक्स के, ठीक है ना। चलिए यहाँ से और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमें यच का मान आ जाएगा, यच बराबर हो जाएगा, देखिए यच बराबर यच √3 होगा बराबर यक्स। इस √3 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी यच बराबर यक्स बटे में √3, ठीक है ना, यच बराबर यक्स बटे में √3, ठीक है। यहाँ से देखिए हम इसका कर देते हैं परिमेयकरण, यहीं पे परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे क्या कर देते हैं परिमेयकरण करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए √3 का हम ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा, तो यह हो जाएगा आपका यक्स √3 बटे में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यह यच का मान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज CDE में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज CDE में। तो चलिए यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज इसमें बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE में, ठीक है ना, CDE में। अब यहां से देखिए क्या करेंगे CDE में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 45 अंश का, तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा CE बटे में ED। तो CE का मान है 15 और ED का मान है यक्स। tan 45 का मान होता है 1, यह हो जाएगा 15 बटे में यक्स, यानी तिरछा गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर 15, ठीक है ना। अब यहां से आपको क्या करना है, यही यक्स का मान, चलिए इसको समीकरण 1 बना देते हैं, तो समीकरण 1 में रख देना यक्स का मान। तो यहाँ पे यक्स बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखते हैं तो यच बराबर हो जाएगा 15 √3 और बटे में 3,
ठीक है ना। बस यक्स के स्थान पे हमने क्या किया, 15 रख दिया। यहाँ पे देखिए 3 से कट कर देंगे तो 3 बचे 15, यानी क्या आ गया 5 करड़ी में 3, 5√3। ठीक है, ऊंचाई है और यह मीटर में है, तो यह भी किस में होगा, मीटर में। अब आपसे भवन की ऊंचाई पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए पहले ही हमने बताया भवन की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, यच का मान निकाल कर और यहीं पे रख देंगे तो वही भवन की ऊंचाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे वहीं पे यच का मान रखते हैं। देखिए भवन की ऊंचाई यहाँ पे हमने बताया है ना पहले ही, तो यहाँ पे यच का मान रखना, यच का मान अब आ गया तो मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं भवन की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई बराबर क्या, यच प्लस 15। तो देखिए अब यच का मान 5 करड़ी में 3 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे यच के स्थान पे 5 और रूट में 3 और प्लस 15। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे भी 5 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 5 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 के पाड़ा में आता है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस यहाँ पे देखिए 15 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 × 15। ठीक है, यानी आपको सिद्ध क्या करना था, देखिए सिद्ध करना था 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। तो देखिए √3 + 3 आया, हम इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर, यही भवन की हो गई ऊंचाई। ठीक है, यही क्या हो गया, यही हो गई भवन की ऊंचाई। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अथवा वाला जो प्रश्न है, जहाँ पे दिया हुआ है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश, यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 करड़ी में 3 - 1 मीटर है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसकी आकृति को हमने बना रखा है, यहाँ पे देखिए आकृति है और यह बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही प्रश्न है, जैसे पिछला प्रश्न है वैसे उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। और हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है ना, इसको हल करके, और अगर आपका सिद्ध हो गया तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अब कैसे लिख कर देंगे, तो आपको उसमें क्या लिखना है, सबसे पहले पेपर कोड लिखेंगे कि इस पेपर कोड का हमने हल किया है। और देखिए आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 2023 822 DX क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा हमने हल कर लिया, तो हम समझ जाएंगे कि आपने इस प्रश्न का आंसर आपने दिया है। इस प्रकार से लिखिएगा ताकि हमें समझने में भी आसानी हो और मैं समझ पाऊँ कि आपने कौन से प्रश्न की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अथवा वाला यह जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आपको 3 प्रश्न हमने दिया है, एक आपका थर्ड, एक पीछे हमने प्रश्न दिया है और एक यहाँ पे। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे आकृति आप देख सकते हैं, यह आपकी आकृति बनेगी। ठीक है ना, यह आपकी आकृति बनेगी, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न को मैं हल करके दिखा देता, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। और अथवा में भी पूछा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यह जो प्रश्न है ना, आपके बुक का उदाहरण है। ये दिखाते हैं कि कहाँ पे यह उदाहरण है। यहाँ पे देखिए इस पे स्टार लगा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। दोनों में से किसी एक ही प्रश्न को करना है। ये 5वें में 2 है, एक यहाँ पे अथवा के बाद एक दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको दिखाते हैं। ठीक है ना, इस प्रश्न को आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसका आपके बुक का उदाहरण दिखाते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रश्न नंबर 5 का क्या है, सिमिलर प्रश्न है बिल्कुल, कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यह आपके बुक का ही प्रश्न है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। और ये इतना ही छोटा प्रश्न है और सोचिए कि 6 मार्क्स का है। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए। और यह प्रश्न आपके पिछले मॉडल पेपर यानी 2024 के मॉडल पेपर में यह प्रश्न रिपीट किया गया था। और देखिए इस अब यहाँ पे यह पूरा क्या हो गया, आपका पूरा मॉडल पेपर यह खत्म हुआ। 2023 का यह जो पेपर था आपका समाप्त हुआ। और आपको करना क्या है, इस चैनल पर यह जो मॉडल पेपर हमने हल किया है, टोटल मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर यानी 10 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 2023 के टोटल 3 और प्रश्न पत्र बचे हुए हैं जिसको हल करना है। ठीक है ना, 3 नहीं 4, ठीक है, क्योंकि 7 हैं।
टोटल 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 7 4 टोटल बचे हुए हैं, 14 मॉडल पेपर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास रहता है, प्रत्येक चीज़ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक। आपको कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो साई-फाई स्टडी परिवार है वो आगे बढ़ सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और सबसे मेन चीज़ कि आप अपना नोट्स खुद बनाएं। आप अब एक कॉपी पे इन सभी प्रश्नों को आप हल करें, ताकि आप बाद में इन सोल्यूशन को आप देख सकें, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।